फाइनली ये जो स्टेरिलाइजेशन और डिसइंफेक्शन का जो चैप्टर है, बेसिकली हम लोग फिजिकल और केमिकल और ये सब में देखा हुआ है, जिसमें सनलाइट के बारे में नेचुरल जो रिसोर्सेस हम लोग यूज कर लेते हैं। नेचुरल रिसोर्स का मतलब ये नेचुरली चीजें हैं जो आपको मिल जाती हैं, हम इसको अलग अलग ढंग से इस्तेमाल करते हैं, ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। हीट टेक्निक में दोनों पढ़ चुके हैं कि हीट दो तरह से पैदा हो सकता है। एक तो हम उसको मॉइस्ट करके कर सकते हैं स्टेरिलाइजेशन, और दूसरा क्या है, ड्राई करके कर सकते हैं। अब तीसरी टेक्निक एक है रेडिएशन, ये भी बिल्कुल ऐसे ही है, लेकिन अब इसमें हीट एनर्जी ना यूज करके हम रेडिएशंस का यूज करेंगे। रेडिएशन के बारे में आप लोग जानते हैं कुछ कुछ भी रेडिएशंस के बारे में? चलिए, नॉर्मली आप लोगों ने देखा होगा कि टावर वावर लगता है, ठीक है, तो बेसिकली लोग ये बोलते हैं कि कहीं ना कहीं उससे रेडिएशन निकलते हैं, कुछ तरंगे निकलती हैं, कुछ वेव्स ऐसे निकलते हैं जो हमारे लिए घातक होते हैं, और हमारे अलावा छोटे छोटे पक्षियों के लिए भी बहुत घातक होते हैं। क्या आपको लगता है कि पहले के हिसाब से आज के डेट में बहुत सारी बर्ड्स, ऐसा कुछ दिखता है क्या? छोटी छोटी बर्ड्स, जनसंख्याएं कम हो गई हैं, और इसके पीछे सबसे बड़ा ड्रॉबैक रहा है एविएशन का। एविएशन समझते हैं, जो एयर में घूमने वाली फ्लाइटें जो हैं या एरोप्लेन्स की वजह से रेडिएशन बहुत ज्यादा होता है। इस वजह से पक्षियों का मर जाना या कम हो गया, जेनेटिकली उनमें कमी आ गई है, अब बहुत दिक्कतें हो गई है केवल रेडिएशन की वजह से। यानी कि हम इस बात को मान सकते हैं कि रेडिएशन हमारे लिए फायदा के साथ साथ बहुत ज्यादा नुकसान भी है। तो अगर जो उसी रेडिएशन को हम किसी पर्टिकुलर जगह पे, पर्टिकुलर सामान के अंदर रेडिएशन छोड़ दें, तो कहीं ना कहीं उसमें जो भी बैक्टीरिया या माइक्रो ऑर्गेनिज्म होंगे सारे के सारे मर सकते हैं। तो उसी टेक्निक का हम लोग यूज करके रेडिएशन टेक्निक यूज करते हैं, और भी स्टेरिलाइजेशन के लिए आगे हम लोग पढ़ेंगे। तो बेसिकली रेडिएशन क्या है? तो रेडिएशन एक तरह की वेवलेंथ होगी। वेवलेंथ का मतलब एक तरंग होगी जिसकी स्पीड बहुत ज्यादा होगी, ठीक है, आगे हम लोग देखेंगे। वो जो तरंगे, जो रेडिएशन जो निकलेगा, वो रेडिएशन इतनी खतरनाक होगी कि हम अपने हिसाब से उसको अपट्यून कर लेंगे, क्योंकि हमको यूज करना है ना, तो हमको पता है कि कितने एनएम पे या नैनोमीटर्स पे इसको फ्लो कराएंगे। दिख रहा है एनएम, एन और एम, है ना? एनएम का मतलब है कि हम किसी भी रेस को गिनने के लिए या जोड़ने के लिए हम उसको किसमें गिनते हैं? नैनोमीटर्स में गिनते हैं, ठीक है। ओके, तो रेडिएशन का इस्तेमाल भी हम लोग स्टेरिलाइजेशन और डिसइंफेक्शन के लिए यूज करते हैं, सिंपल ऐसे समझ लीजिए। अब ये थोड़ा सा फायदा इसका क्या है कि बिना चीजों को नुकसान पहुंचाए, जैसे अब आपके पास एक पत्ता गोभी ले लीजिए, है ना, बहुत सारा, बहुत बहुत ज्यादा, पूरा मतलब ये पूरा खेत है 10 बीघे का, और आपने इसमें खेती कर रखा है पत्ते गोभी का, कोई भी गोभी की, ठीक है। तो बेसिकली आपको पता है कि पत्ते गोभी में बहुत सारे पत्तों का वो लीफलेट लेयर्स होते हैं ना, तो उसमें बैक्टीरिया होने के चांसेस हैं, क्योंकि ओपन हवा में है ना, धूल मिट्टी सब चल रहा है। तो वैसे चीजों को ये कहा गया कि अगर जो हम उसको पानी में, गर्म पानी में, यानी कि ऑटोक्लेव में डाल के स्टेरिलाइज करते हैं, तो वो खुद उबल के पक जाएगा। तो सेम डे में अगर जो बेच नहीं पाया तो फिर नुकसान जाएगा। चलिए, अब ये कहते हैं कि हम उसको ड्राई से कर देते हैं। अब मॉइस्ट वाला ना करके ड्राई से करते हैं। ड्राई का मतलब क्या है? गर्म हवा, हॉट एयर ओवन का यूज करते हैं, उसमें रख देते हैं, फिर भी तो वो पक जाएगा। तो अब ऐसी टेक्निक हमको लानी पड़ेगी, न हीट करना पड़े, मतलब न गर्मी में हीट करना पड़े, न वेट में, मॉइस्ट में ही उसको गर्म करना पड़े या स्टेरिलाइज करना पड़े। तो उसी के लिए टेक्निक लाया गया, रेडिएशन टेक्निक। वैसे चीजों के लिए अब जैसे जो भी ग्लोब्स यूज हो जाते हैं, उसमें कहीं ना कहीं बैक्टीरिया लगी रहेगी, ऑपरेशन या कोई ऐसा प्रोसेस होगा तभी तो ग्लोव्स पहना जाएगा। अब उस ग्लोव्स को यदि हम डायरेक्ट डस्टबिन में फेंक देते हैं, और वो डस्टबिन उठा करके किसी गाड़ी में लाद ले, और जैसे शहरों में शहर का कचरा लेके जाते हैं ना बड़े बड़े ट्रकों में, और खुला रहता है, अभी तो बहुत उस पे रूल्स आ गए हैं कि अब ढक के लेके जाएंगे, प्लास्टिक से ढकेंगे ताकि वो उड़ने ना पाए। लेकिन वो नॉर्मल कचड़े को लेके ऐसे कंसीडर किया जा सकता है, पर अगर जो बायोमेडिकल वेस्ट है तो उसको ओपन भी करके ढक के भी नहीं लेके जाया जा सकता है। बात करते हैं, रेडिएशन एक ऐसी व्यवस्था है जिसमें कोल्ड स्टेरिलाइजेशन कहा जाता है। स्टेरिलाइजेशन का मतलब है कि इससे पहले जो हम लोग पढ़े थे कि हीट एनर्जी का यूज करके, चाहे वो मॉइस्ट हीट हो चाहे ड्राई हीट हो, ये दोनों हीट एनर्जी यूज करके हम लोग किसी भी चीज को स्टेराइज या डिसइंफेक्टेंट कर रहे थे। तो एक समय ऐसा हो गया, या ऐसी चीजें कुछ हमारे पास चैलेंजिंग आ गई मेडिकल लाइन में, कि हम हर चीज को गर्म नहीं कर सकते हैं।
या वेस्ट चीज है, जैसे बायोमेडिकल वेस्ट में नॉर्मली हॉस्पिटल या पैथोलॉजी से निकलने वाले जितने भी वेस्ट हैं, क्या हम उनको क्लीन करके ऑटोक्लेव कर सकते हैं जब फेंकना ही है? तो नॉर्मली ये होता था कि ओपन एरिया में जाने से पहले हम उसको एक ऐसा टेक्निक यूज करेंगे कि उसके अंदर जितने भी बैक्टीरिया सारे के सारे मर जाएं। तो जब वो मर जाएंगे उसके बाद कहीं भेजते भी हैं तो वो सिर्फ जलाने वाला होगा तो जला देगा, डिस्पोज करने होगा डिस्पोज कर देगा, या खोद के गाड़ने वाली चीजें होंगी जमीन में तो कर देगा, या इंसिनरेशन यानी कि पूरी तरह से जलाना होगा तो जला सकता है। ऐसी चीजों के लिए ये टेक्निक ला दी गई जिसको हम लोग रेडिएशन एनर्जी का यूज करके बोलते हैं। दो फॉर्म में बेसिकली है। रेडिएशन देखा जाए तो दो तरह का होता है, एक आयोनाइजिंग और दूसरा है नॉन आयोनाइजिंग। आयोनाइजिंग इन द सेंस कि जिसमें पार्टिकल्स बहुत स्पीड से आ रहे हो और किसी चीज पे पड़ रहे हो, यानी कि जिसके ऊपर हम रेडिएशन का वेव छोड़ने जा रहे हैं वो हाईली हो, बहुत हाई हो तो उसको आयोनाइजिंग बोलते हैं, बहुत लो है तो नॉन आयोनाइजिंग बोलते हैं। यानी कि सिंपल एक देख लेते हैं डेफिनेशन वाइज। द टू टाइप्स ऑफ रेडिएशंस आर यूज्ड, आयोनाइजिंग एंड नॉन आयोनाइजिंग। ठीक है, नॉन आयोनाइजिंग क्या है? तो एक तरह का लो एनर्जी रेस निकलता है जिसका पेनिट्रेशन भी बहुत पुअर होगा, यानी कि बहुत हर चीज में अंदर तक नहीं चला जाएगा, यानी कि बहुत लो का होता है। वहीं एक आयोनाइजिंग है जो कि हाई एनर्जी रेस यूज करता है और ये किसी भी चीज के थ्रू इजिली पेनिट्रेट कर जाएगा। एग्जाम्पल के तौर पे मैं बता देता हूं आपको, एक्सरे और यूएसजी जो करते हैं ना, अल्ट्रासाउंड, यूवी रेस, ये इजिली पेनिट्रेट कर जाते हैं। इसलिए आप एक्सरे का देखते होंगे जो फिल्म बनता है ना, बेसिकली एक्सरे मशीन ना यहां से एक्सपोज करती है, यहां पर एक पर्सन होता है, इस पर्सन के ठीक पीछे एक प्लेट हम लोग रखते हैं। ठीक है, जैसे ही एक्सरे मशीन अपना यहां से कैप्चर की, जब कैप्चर करेगी सिग्नल तो इस प्लेट पे इस व्यक्ति की छाप यहां पर आके पड़ जाती है, ये रिकॉर्ड कर लेता है, इसको मशीन में हम लोग डाल करके फिर वो रिपोर्ट निकाल लेते हैं। यानी कहीं ना कहीं एक्सरे का बहुत हेवी रेस होगा, या यूं कह लें कि हाई पावर की एनर्जी निकलती होगी, हाई रेडिएशन एनर्जी निकलती होगी और वो इजिली पेनिट्रेट कर जाता है। ठीक है, तो सिंपल ये मानते हैं कि हम लोग जो है कोल्ड स्टेरिलाइजेशन टेक्निक इसलिए लाए कि जहां पर हम किसी चीज को ना ड्राई हीट से हीट कर सकते हैं या स्टेरिलाइज कर सकते हैं, ना मॉइस्ट हीट से उसको स्टेरिलाइज कर सकते हैं। तो हमने एक बीच का रास्ता निकाला, या एक ऐसी टेक्निक हमने इजाद किया जिसको रेडिएशन बोलते हैं, और ये रेडिएशन का यूज करके हम किसी भी चीज को स्टेरिलाइज करेंगे तो उसको क्या बोलेंगे? उस मेथड को कोल्ड स्टेरिलाइजेशन, या यूं कह लें सिंपल कि ये रेडिएशन का यूज करके हम कोल्ड स्टेरिलाइजेशन कर सकते हैं किसी भी चीज को। ठीक है, इससे पहले हीट एनर्जी यूज करके कर रहे थे तो इसलिए उसको हम लोग क्या बोल रहे थे? हीट स्टेरिलाइजेशन, यही बोल रहे थे ना कि अब इसमें हीट नहीं यूज कर रहे हैं, सिंपल हम लोग कुछ रेस यूज कर रहे हैं, उस रेस का यूज करके किसी चीज को स्टेरिलाइज करेंगे तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे? नॉर्मली कोल्ड स्टेरिलाइजेशन। ठीक है, यहां तक क्लियर है? चलिए अब बात करते हैं इस रेडिएशन के कितने टाइप्स होंगे। तो बेसिकली दो टाइप्स के होंगे रेडिएशन, एक नॉन आयोनाइजिंग, दूसरा आयोनाइजिंग। ठीक है ना, ये होता क्या है? ये बहुत लो एनर्जी यूज करता है ना, लो एनर्जी का रेस होते हैं और इसका पुअर पेनिट्रेशन होगा। पुअर का मतलब बहुत खराब पेनिट्रेशन, पेनिट्रेशन का मतलब है किसी भी चीज के थ्रू पास हो जाना। अब नॉर्मली अगर जो नॉन आयोनाइजिंग का रेडिएशन हम यूज करेंगे तो हमारे ही पार नहीं जाएगा, तो एक्सरे की रिपोर्ट नहीं आएगी, इसीलिए हम हाई पावर का एनर्जी यूज करते हैं, यानी कि आयोनाइजिंग रेस करते हैं। ये क्या होता है? तो ये हाई पावर का होता है। ठीक है, हाई पावर का क्या होगा? रेस होगा। रेस सबको पता है ना? हाँ, और ये गुड पेनिट्रेशन होता है। पेनिट्रेशन का मतलब है किसी भी थ्रू अगर जो हमने एक रेस यहां से भेजा और इसको पार कर जाए तो ये क्या हो गया? पेनिट्रेट हो गया, है ना। सुई किसी को जब चुभा देते हैं, चुभ जाए तो उसको पेनिट्रेशन बोलते हैं। ठीक है ना, नहीं चुभ पाए या बहुत तकलीफ से या बहुत समय लगा चुभने के लिए, पत्थर को जैसे चुभा रहे हैं, वही सुई पत्थर को चुभाए तो पेनिट्रेट होगा। तो जब पेनिट्रेशन नहीं होता है तो पुअर पेनिट्रेशन का मतलब है अंदर तक जाएगा लेकिन पूरी तरह से नहीं जा सकता है, ये हो गया पुअर पेनिट्रेशन। और ये हो गया गुड पेनिट्रेशन, यानी कि आयोनाइजिंग एनर्जी जो यूज करेंगे तो जहां पर हमको ज्यादा पेनिट्रेशन की जरूरत पड़ती है
यानी कि किसी भी थ्रू के अंदर हमको ये लगता है कि बहुत मोटी चीज है या बहुत बड़ी चीज है, इसमें लो एनर्जी वाला यानी कि नॉन आयनाइजिंग रेस से नहीं हो पाएगा, तो वहां पर हम लोग आयनाइजिंग एनर्जी का यूज करते हैं रेडिएशन का, ठीक है ना, हाई पावर के लिए। एग्जाम्पल के तौर पर देखिए दिया है ना कि सम पार्ट ऑफ यूरोप, यूरोप की बात क्यों किया है, तो यूरोप में हमेशा से देखा गया है कि क्लाइमेट कंडीशन हमेशा मैक्सिमम 5 डिग्री सेल्सियस चला जाएगा या तो इससे नीचे ही रहेगा, बहुत कम ऐसा देखने को मिला है कि 20+ चला गया। अब आपको इतना जानकारी है कि ठंडी में माइक्रो ऑर्गेनिजम्स बहुत समय तक जीते हैं, है ना। ग्रीन आल्गे गुड एग्जांपल है, काई जिसको बोलते हैं, जहां पानी गिर रहा हो ना हमेशा, तो वहां पर काई सा लग जाता है, वो ग्रीन कलर का आल्गेस आ जाते हैं। इसके अलावा वायरस को लेके, कोरोना वायरस में हम लोगों ने ये सुना था कि सबसे ज्यादा सर्वाइव या कोरोना कहां पर सर्वाइव कर जा रहा था, कहां पर जी जा रहा था, जहां पर टेम्परेचर बहुत कम था नॉर्मली, है ना। इंडिया में लंबे समय तक नहीं चल पाया क्योंकि गर्मी जब चालू हो गई थी, तो गर्मियों में ज्यादातर वो मर ही जाते हैं, क्योंकि हमारे पास रेडिएशन, नेचुरल रेडिएशन, सनलाइट यूज आती है, यूवी रेस निकलता है, तो ज्यादातर मर जाते हैं। पर जहां पर यूवी रेस निकलेगी ही नहीं, जैसे तालाबों में ठंडे के समय में ऊपर में वो ग्रीन आल्गे की एक परत आ जाएगी, यानी कि कहीं ना कहीं तो ये कह रहा है कि अगर जो, जिसे इसमें यूरोप में देखा गया कि जब टेम्परेचर कम था तो जितने भी वेजिटेबल्स हैं उनको ना रेडिएशन के थ्रू गुजारा जाता था, कितने तक, 500% तक स्टेरिलाइजेशन बढ़ाने के लिए, उसकी लाइफ बढ़ाने के लिए, क्योंकि वो खेतों में है, बैक्टीरिया उसमें पड़ी हुई है। अब उसको ना खेत से तोड़ के लेकर के आना है और मार्केट में धुल के बेच देना है, सिंपल है ना। लेकिन अब कहीं ना कहीं वो खेतों में बैक्टीरिया ऑलरेडी है, अब वैसे आप धुलेंगे तो धुलने से क्या बैक्टीरिया मर जाती है। अच्छा, क्या सब्जी को साबुन, सरफ या ऐसी चीजों से धोया जा सकता है, खाने वाली चीजों को नहीं धोया सकता नॉर्मली, है ना। हाँ, बहुत लोग आज के डेट में, हम लोग भी घरों में ठंडियों के समय में क्या करते हैं, गर्म पानी करके उसमें उसको थोड़ी देर तक डुबा के छोड़ देते हैं, लेकिन बनाना होता है तब ऐसा करते हैं ना। अब क्या होता है कि क्योंकि यूरोप कंट्री से वो बहुत डेवलप्ड कंट्रीज हैं, तो वहां पर ना आपके पास उतना समय नहीं है, और उबालेंगे का मतलब ऑलरेडी आपके पास इतनी ठंडी है कि उबालने का कोई मतलब नहीं निकलेगा, तो स्टेरिलाइजेशन टेक्निक हम लोग वहीं पर रेडिएशन यूज करते हैं, सारे सब्जियों को रेडिएशन द्वारा, बस कुछ नहीं, एक बार क्लीन कर दिए, बोरी या पैकेट में भर दिए या ड्रम में भर दिए, डायरेक्ट ऊपर से वो रेज वाला लेके आए और सिग्नल जैसे आपने उस बकेट में बंद करके वो रेडिएशन छोड़ दिया, अपने आप सारी बैक्टीरिया मर गई, ठीक है। तो ये टेक्निक है, इसलिए इस टेक्निक को लाया गया। यहां तक सबको क्लियर है। चलिए एक एक के बारे में पढ़ते हैं। बेसिकली देखा जाए तो अब हम पढ़ेंगे नॉन आयनाइजिंग यानी कि लो एनर्जी, और जिसकी एनर्जी लो है तो लो पेनिट्रेशन भी होगा, ठीक है। रेज ऑफ द वेवलेंथ लॉन्गर देन द विजिबल लाइट एंड नॉन आर आयनाइजिंग। ये कह रहा है कि जो विजुअल लाइट ये आ रही, जो इसकी जो रेस आ रही है, इससे कहीं ज्यादा नॉन आयनाइजिंग की भी होगी, ठीक है ना। यानी कि द रेस ऑफ वेवलेंथ लॉन्गर देन दी, माने बहुत ज्यादा होगी और वो दिखती नहीं है। माइक्रो बाइसाइडल वेवलेंथ ऑफ द यूवी रेस लाई इन द रेंज ऑफ मोस्ट इफेक्टिव। चलिए, किसी भी माइक्रोब्स को मारने के लिए जो रेडिएशन में नॉर्मली यूवी रेस का यूज करें, यूवी रेस क्या होता है, अल्ट्रा वायलेट रेस, ठीक है ना, एक यूवी रेस है। ये बेसिकली देखा जाए माइक्रोबायोसाइडल का मतलब है माइक्रोब्स को किल करने वाली जो यूवी रेस यूज करते हैं, उसकी रेंज कितनी हो जाती है, 200 से लेकर के 280 nm तक रहेगी। सबसे अच्छा देखा गया है कि दोनों का एवरेज ले लिया जाए तो 260 के आसपास बहुत ज्यादा इफेक्टिव रहा है, ठीक है। यहां तक क्लियर है आप लोग। सिंपल बता देते हैं कि अगर जो लो एनर्जी वाला की बात करें, यानी कि नॉन आयनाइजिंग रेडिएशंस की बात करें, तो बेसिकली 260 कॉमनली यूज होता है, ये सबसे ज्यादा यूज होता है, इससे मोस्ट ऑफ बैक्टीरिया किल हो जाते हैं। लेकिन रेंजेस कहां से कहां तक यूज करते हैं हम लोग, 200 से लेकर के 280 तक, ठीक है। सबसे ज्यादा इफेक्टिव क्या रहता है, 260 nm वाला, ठीक है। यूवी रेस आर जनरेटेड यूजिंग हाई प्रेशर ऑफ मर्क्यूरी वेपर लैंप। अब यूवी रेस किससे निकलता है, तो हाई प्रेशर का एक मर्क्यूरी लैंप होगा, ठीक है ना। मर्क्यूरी लैंप कहां आपको देखने को मिलेगा, तो सिंपल बात कर लें,
पुराने समय की जो ब्लैक एंड व्हाइट टीवियां थी ना, तो कैथोड रेज यूज करते थे उसमें। उसमें एक बल्ब होता था रेड कलर की, मर्क्यूरी लैंप। आज ना उसको लेकर के बहुत सारी अफवाहें हैं कि वो जिसके पास है वो अमीर हो सकता है बेच करके, ऐसे वैसे बहुत सारी चीजें हैं, पर ऐसा कुछ है नहीं। ठीक है, तो जो यूवी रेस हम लोग यूज करते हैं बेसिकली वो एक लैंप जैसा होता है जिसके अंदर मर्क्यूरी होती है। ठीक है, जो यूवी रेस निकालने का काम करता है। It is the wavelength that absorption of by the microorganism is at its maximum, which result the germicidal effect. और ये इतना स्मूथ होता है कि बैक्टीरिया भाग ही नहीं पाएगी, इजीली उसके बॉडी को जाके ऑब्जॉर्व हो जाएगी, यानी कि उसके शरीर के अंदर तक चली जाती है और इजीली वो मर जाते हैं। जर्मिसाइडल का मतलब जर्म्स किल हो जाने। जर्म्स अगर जो मर जा रहे हैं तो उसको क्या बोलते हैं हम लोग? जर्मिसाइडल। इफेक्ट का मतलब है कि वो यूवी रेस इतनी होगी कि जर्मिसाइडल्स हो जाएगा, है ना। यूवी रेस इंड्यूस फॉर्मेशंस ऑफ thiamine diamers which ultimately inhibits the DNA replications. UV radiation induces the mutations in the cells irradiations with a non-lethal dose. वो ये कह रहा है कि thiamine diamers जो होते हैं ना, बेसिकली ये इंड्यूस होते हैं किसमें? डीएनए के तौर पर, और ये रेप्लिकेशन, डीएनए रेप्लिकेशंस को होने ही नहीं देते, उन्हीं को अंदर ये पेनिट्रेट करते हैं और उन्हीं को खत्म कर देने का काम करते हैं। इसीलिए जर्मिसाइडल्स बहुत अच्छे हैं ये, कि कोई जर्म्स बचता ही नहीं है, सारे के सारे मर जाते हैं। बस यूं समझ ले कि डीएनए लेवल तक ये किल कर सकता है किसी भी माइक्रोबायोलॉजी ऑर्गन्स को। ठीक है ना, माइक्रोब ऑर्गन्स को। UV radially induced the mutations in the cell irradiated with the non-lethal dose. Non-lethal dose बहुत इंपॉर्टेंट है। सिंपल ये देख लिए दिया हुआ है कि रेडिएशन दो तरह के होंगे, नॉन और आयनाइजिंग। इसमें हम लोग नॉन में इंफ्रा रेडिएशन का यूज करते हैं और यूवी रेडिएशन का यूज करते हैं, और हाई वाले में यानी कि हाई एनर्जी जिसमें होगी जैसे एक्सरे और गामा रेज यूज करते हैं। क्लियर है? ये तो पॉइंट यहां तक क्लियर है ना? ओके, सो सिंपल जो नॉन आयनाइजिंग रेडिएशन है इसमें कितना तक यूज करते हैं वेवलेंथ? तो देखा जाए तो सिंपल यूवी रेस की बात कर रहा है ना, सिर्फ इंफ्रा रेडिएशन की बात नहीं कर रहा है, ये यूवी रेस की बात कर रहा है कि नॉर्मली हम लोग 200 से लेके 280 तक यूज करते हैं। सबसे ज्यादा मोस्ट इफेक्टिव कितने रहता है? 260 nm, ठीक है ना, नैनोमीटर्स। ये क्या है? तो वो वेवलेंथ था, ठीक है ना। ओके, पहले ना थोड़ा सा ये बहुत जरूरी है समझ लेना कि रेडिएशन एक्चुअल क्या है ना। अच्छा, सब लोग जानते हैं कि जैसे ये बल्ब जल रहा है तो कहीं ना कहीं इससे रेस निकल रही होगी, तभी तो दिख रहा है आपको कोई भी चीजें। ये प्रोजेक्टर से रेस निकल रही होगी। तो बेसिकली जब तक ये इस पे ना पड़े, क्या हम इस रेस को ऐसे नॉर्मली देख सकते हैं क्या? हाँ देख सकते हैं, देख सकते हैं। लेकिन एक समय ऐसा आ जाएगा कि रेस आपको दिखेगी नहीं, जैसे इसकी स्पीड और बढ़ जाए या वेवलेंथ और तेज बढ़ा दें। जो 280 आप देखे हैं ना, 200 तक लेके जाए, बहुत होगा तो 150 भी नहीं होगा, 100 भी नहीं होगा, 100 के आसपास होगा। चलिए, तो उसी पे बात करते हैं कि मान लीजिए एक कार है, ये 20 किलोमीटर के हिसाब से चल रही तो हमको दिख रहा है, इसको 150 कर लेते हैं, दिखेगा ही ना। और सामने से जैसे रेस कोर्ट में देखे ना, जो रेस होता है ना, कार रेस, कभी कभी 100, 200, 150 जाते हैं, तो हम देख रहे हैं ऐसे जा रहा है ना। लेकिन अगर जो ये अब 1500 कर दें, दिखेगा लेकिन अब ना बहुत क्षण में दिखेगा, जैसे वहां से, है ना। जब आपके सामने आएगा तो शायद वो ना एक चंद सेकंड में निकल जाएगा। हाँ, तो अब वो किलोमीटर्स के बजाय ये नैनोमीटर्स में जाएगा। सोचिए, ये तो किलोमीटर्स है ना, नैनो का मतलब 1/9, माने ऐसे 1/10⁹ वो तो बहुत कम में जाती है, बहुत कम में, मैक्सिमम 3.5, हाँ, इन द एयर। लेकिन अब सोचिए कि ये नैनोमीटर्स में जा रही है, एनएम उसका स्केल है ना, यही तो हम लोग है, हालांकि ये किलोमीटर्स में है। तो नैनोमीटर्स का मतलब बहुत ज्यादा स्पीड हो गया ना, तो ये इसीलिए हमको दिखता नहीं, पर वो होता है और वो कहीं ना कहीं घातक है, इसलिए वो उसको रेडिएशन बोला गया है। और ये दो तरीके में बांटा गया है, एक तो नॉन आयनाइजिंग और ये
आयोनाइजिंग, आयोनाइजिंग का मतलब देख रहे हैं रेड कलर में आ रहा है, यानी कि ये इंसानों के लिए भी खतरा है। जब माइक्रोब्स मर सकते हैं तो हमें भी दिक्कत हो सकती है ना, बिल्कुल हो सकता है। अब क्या है, पहला एक्सट्रीम लो फ्रीक्वेंसी है, उसके बाद जो थोड़ा सा हाई, एक्सट्रीम लो का मतलब है हम ये विजिबल कर सकते हैं कुछ हद तक, अगर जो हमारे पास एक चश्मा आता है उसको देखेंगे तो दिख जाएगा। लेकिन अब रेडिएशन, रेडियो लेवल पे, रेडियो की जो तरंगें आती है ना, रेडियो जिस फ्रीक्वेंसी पे काम करता है, तो वो जो रेस आता है नॉर्मली, एक नॉर्मली माना जाएगा। उससे थोड़ा सा बड़ा क्या है, माइक्रोवेव। माइक्रोवेव जो खाना बनाते हैं ना, उसके अंदर जो वेव चलते हैं वो कौन से चलते हैं, माइक्रोवेव्स यूज करते हैं हम लोग, इसलिए उसका नाम भी हम लोगों ने क्या रखा हुआ है, माइक्रोवेव। वैसे देखा जाए तो एक तरह का वो रेडिएशन है ना, क्लियर है ना सबको, खाना पकाने में काम करता है। यस, इंफ्रा रेडिएशन, यहां से हम लोग शुरू कर रहे हैं एक्चुअल में देखा जाए तो, स्टेरिलाइजेशन में ही, मतलब ये सब सबके काम के आते हैं, पर यहां से जो हम काम ले रहे हैं वो हम अपने स्टेरिलाइजेशन के लिए ले रहे हैं, ठीक है ना, यहीं से सारा चीजें चालू हो गया है। अब ये विजिबल लाइट्स हैं, स्पेक्ट्रम जिसको बोला जाता है, सुने होंगे ना आप लोग, स्पेक्ट्रम लाइट्स। यस, अल्ट्रा वायलेट रेस शुरू होता है, उसके बाद एक्सरे, उसके बाद गामा रेस। मतलब जैसे जैसे इसका ग्रेड बढ़ता गया ये उतना ही पावरफुल होता गया, यानी कि यहां पर लो एनर्जी का रेस था, यहां पर बहुत हाई हो गया है ना। सिंपल समझ गए रेडिएशन कि माइक्रोवेव के बाद जैसे इंफ्रा रेडिएशन चालू होता है, इसी का यूज हम लोग अब अपने टेक्निक्स में ले लेते हैं, है ना। जो मेडिकल सेक्टर में हम लोग स्टेरिलाइजेशन के लिए यूज करेंगे टेक्निक, वो इंफ्रा रेडिएशन से शुरू हो जाता है, उसके बाद यूवी रेस आता है, अल्ट्रा वायलेट रेस आता है, उसके बाद आ जाएगा एक्सरे, उसके बाद गामा रेस। क्लियर है सबको, मतलब यहां से ही बस हम लोग यूज कर रहे हैं, इधर तो हम अपने होम यूज में भी कर सकते हैं। होम यूज में ये भी कर सकते हैं, किसी चीज को बैक्टीरिया, यूरोप कंट्रीज में मैंने बताया ना आपको कि सब्जियों के लिए भी स्टेरिलाइजेशन बड़े बल्क में हम लोग ऐसे ही करते थे। भरा हुआ ट्रक में डायरेक्ट अल्ट्रा वायलेट रेस का बल्ब आएगा, सिंपल, उसमें छोड़ दीजिए, पूरा इजिली बस ऐसे छोड़ दीजिए, स्कैन करते जैसा कर दीजिए, बंद रहता है, बंद करके क्या था, आप एक नॉर्मल इंसान ऐसे बल्ब की तरह नहीं कर सकता वो, ठीक है। तो बेसिकली हम लोग किसी बंद डब्बे में, ये इसका यूज नॉर्मली स्टेरिलाइजेशन का क्यों किया जाएगा, तो मैं बताता हूं, बायोमेडिकल वेस्ट, बायोमेडिकल वेस्ट, इसको थोड़ा सा इंटरेस्टिंग बताते हैं। बायोमेडिकल वेस्ट के तौर पर मान लीजिए हमारे पास ग्लोव्स है या रब्ड कॉटन, रब्ड कॉटन का मतलब ऑलरेडी किसी मरीज का मवाज ववाज पूछा गया हो, ठीक है ना, या स्वैब जिससे खून लगा हो, अब उसको धुल करके स्टेरिलाइज करने जाएंगे हम लोग, फेंकना है, हम ये जान रहे हैं कि इसको फेंकना है, पर नॉर्मली उसको ऐसे कचड़े के डब्बे में डाल करके बाहर फेंक नहीं सकते, बाहर भेज नहीं सकते, तो हम लोग स्टेरिलाइजेशन टेक्निक का यूज करते हैं। जैसे अब भर गया, इतना बड़ा बाल्टी है, पूरे कचड़े से, ऐसे वाले कचड़ों से भरा हुआ, तो सिंपल हम क्या करेंगे, उस बाल्टी में ही इस आयनाइजिंग मशीन के पास लेके जाएंगे, उसके नीचे वो बकेट रख देंगे और बकेट में ही इसको बंद करके जब रेस छोड़ेंगे तो जो भी इसके अंदर माइक्रोब्स होंगे सारे के सारे मर जाएंगे। फिर उसको बकेट को बोरी में, थैले में बंद करिए और फेंक दीजिए। अब वो क्या हो गया, एक तरह से स्टेराइल हो गया। हाँ, यूज नहीं कर सकते हो आप, पर वो स्टेराइल हो गया ना। वैसे ही अगर जो हमारी जरूरतमंद वाली चीजों को भी स्टेराइल करना है तो हम इसका यूज कर सकते हैं बिना उसको डैमेज किए। ध्यान रहे, ये डैमेज नहीं करता है फिजिकली ना केमिकली, कभी डैमेज नहीं करता है। एक बार वहां से, लेकिन जिस भी चीज के ऊपर आप रेडिएशन छोड़ेंगे वो कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत अब्जॉर्ब कर ही लेगा। आप समझते हैं मेरी बात। जैसे एक्सरे करने वाले रूम में ज्यादातर एक्सरे करते समय सिर्फ मरीज होता है और करने वाला होता है। जो करता है ना, वो इसके पास एक जैकेट होती है जो हमारे पास रखी हुई है। वो जैकेट क्यों है कि जब रेडिएशन हम छोड़ते हैं एक्सरे के लिए तो रेडिएशन पूरे बॉडी पे अब्जॉर्ब होता है, उसका ना जेनेटिकली प्रभाव पड़ता है। अभी हम लोग पढ़े हैं ना कि ये डीएनए लेवल पे रेप्लिकेशंस के काम में भी बहुत बाधा डालता है ये, ठीक है, या म्यूटेशन बना देता है। म्यूटेशन का मतलब है हमारे जेनेटिक मटेरियल को वो खराब कर देता है, खत्म नहीं करता है। म्यूटेशन का मतलब अभी पढ़े थे हम लोग, म्यूटेशन एक शब्द आया था, यस, ये म्यूटेशन का मतलब है जेनेटिक को खराब कर देता है। सिंपल एग्जांपल ले लें, म्यूटेशन का मतलब है हिरोशिमा नागासाकी में एक बम छोड़ा गया था, आइटम बम के नाम से हम लोग सुनते हैं ना, वहां पे रेडिएशन फैल गया। वो रेडिएशन, हाँ, वो रेडिएशन जो है कि वो रेडिएशन जो है
और उस पूरे एरिया में नागासाकी हिरोशिमा में फैल गया था। वो जेनेटिकली लोगों को डिस्टर्ब करने लगा, तो जो भी पैदा होता लूंगा, लंगड़ा, काना, या कभी उसके हाथ ही ना बने, पैर ही ना बने, ब्रेन ही पूरी तरह से कंप्लीट नहीं था, मुंह बना लेकिन अंदर के लिप्स नहीं बने, अरे ऊपर के लिप्स नहीं बने, जेनेटिकली तो कहीं ना कहीं डीएनए में प्रभाव डालता, डीएनए अब अच्छे रूप नहीं ले पाता है, जब खराब रूप लेगा उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, म्यूटेशन बोलते हैं। ठीक है।